नमस्कार साथियों, कहानियों के आपके इस चैनल पर मोहन राकेश का प्रसिद्ध व्यंग परमात्मा का कुत्ता आज सुनिए आप। बहुत से लोग यहाँ वहाँ सिर लटकाए बैठे थे, जैसे किसी का मातम करने आए हों। कुछ लोग अपनी पोटलियाँ खोलकर खाना खा रहे थे। दो एक व्यक्ति पगड़ियाँ सिर के नीचे रखकर कंपाउंड के बाहर सड़क के किनारे बिखर गए थे। छोटे कुलचे वाले का रोजगार गर्म था और कमेटी के नल के पास एक छोटा मोटा क्यू लगा था। नल के पास कुर्सी डालकर बैठा अर्जी नवीस धड़ाधड़ अर्जियां टाइप कर रहा था। उसके माथे से बहकर पसीना उसके होठों पर आ रहा था, लेकिन उसे पोंछने की फुर्सत न थी। सफ़ेद दाढ़ियों वाले दो तीन लंबे जाट अपनी लाठियों पर झुके हुए उसके खाली होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। धूप से बचने के लिए अर्जी निवास ने जो टाट का पर्दा लगा रखा था वह हवा से उड़ा जा रहा था। थोड़ी दूर मूढ़े पर बैठा उसका लड़का अंग्रेजी प्राइमर को बटट्टा लगा रहा था। CAT कैट, कैट माने बिल्ली, BAT बैट, बैट माने बल्ला, FAT फैट, फैट माने मोटा। कमीज़ों के आधे बटन खोले और बगल में फाइलें दबाए कुछ बाबू एक दूसरे से छेड़खानी करते रजिस्ट्रेशन ब्रांच के रिकॉर्ड ब्रांच की तरफ जा रहे थे। लाल शर्ट वाला चपरासी आपस में भीड़ से उदासीन अपने स्टूल पर बैठा मन में कुछ हिसाब कर रहा था। कभी उसके होंठ हिलते थे और कभी सिर हिल जाता था। सारे कंपाउंड में सितंबर की खुली धूप फैली थी। चिड़ियों के कुछ बच्चे डालों से कूदने और फिर ऊपर को उड़ने का अभ्यास कर रहे थे और कई बड़े बड़े कौवे पोर्च किए एक सिर से दूसरे सिरे तक चहलकदमी कर रहे थे। एक 70-75 वर्ष की बुढ़िया जिसका सिर कांप रहा था और चेहरा झुर्रियों के गुंजन के सिवा कुछ नहीं था, लोगों से पूछ रही थी कि वह अपने लड़के के मरने के बाद उसके नाम अलाट हुई जमीन की ठेकेदार हो जाती है कि नहीं। अंदर हाल कमरे में फाइलें धीरे धीरे चल रही थीं। दो चार बाबू मेज के नीचे से पैसा जमा कर चाय पी रहे थे। उनमें से एक दफ्तरी कागज पर लिखी अपनी ताज़ा गज़ल दोस्तों को सुना रहा था और दोस्त इस विश्वास के साथ सुन रहे थे कि वह ज़रूर उसे समा या 20वीं सदी के किसी पुराने अंक से उड़ाई है। अजीत साहब, ये शेर आपने आज ही कहे हैं या पहले के कहे हुए शेर बोल रहे हैं? सांवले चेहरे पर घनी मूंछों वाले एक बाबू ने दाईं आंख को जरा सा दबाकर पूछा। आसपास खड़े सब लोगों के चेहरे खिल गए। ये बिल्कुल ताज़ा गज़ल है, अजीत साहब ने अदालत में खड़े होकर हलफिया बयान देने के लहजे में कहा। इससे पहले भी इसी वजन पर कोई और चीज़ हो गई हो तो मुझे याद नहीं। और फिर आंखों से सबसे चेहरों को टटोलते हुए वे हल्की हंसी के साथ बोले, अपना दीवान तो कोई रिसर्च दा ही मुरब्बत करेगा। एक फरमाइशी कहकहा लगा जिसे शी की आवाज़ों ने बीच में ही दबा दिया। कहे कहे पर लगाई गई उस ब्रेक का मतलब था कि कमिश्नर साहब अपने कमरे में तशरीफ़ ले आए हैं। कुछ देर का वक्फा रहा जिसमें सुरजीत सिंह वल्द गुरमीत सिंह की फाइल एक मेज से एक्शन के लिए दूसरी मेज पर पहुंच गई। सुरजीत सिंह वल्द गुरमीत सिंह मुस्कुराता हुआ हाल से बाहर चला गया और जिस बाबू की मेज से फाइल गई थी वह 5 रुपए के नोट को सहलाता हुआ चाय पीने वालों के जमघट में आ शामिल हुआ। अजीत साहब अब आवाज़ जरा धीमी करके गज़ल का अगला शेर सुनाने लगे। साहब के कमरे से घंटी हुई। चपरासी मुस्तैदी से उठकर अंदर गया और उसी मुस्तैदी से वापस आकर फिर अपने स्टूल पर बैठ गया। चपरासी से खिड़की का पर्दा ठीक कराकर कमिश्नर साहब ने मेज पर रखे ढेरों कागज पर एक साथ दस्तखत किए और पाइप सुलगाकर रीडर्स डाइजेस्ट का ताज़ा अंक बैग से निकाल लिया। लेटिशिया बाल्ड्रिज का लेख कि उसे इतावली मर्दों से प्यार क्यों है वे पढ़ चुके थे और लेखों में हृदय की शल्य चिकित्सा के संबंध में JD रेडक्लिफ का लेख उन्होंने सबसे पहले पढ़ने के लिए चुन रखा था। पृष्ठ 111 खोलकर वे हृदय के नए ऑपरेशन का ब्यौरा पढ़ने लगे। तभी बाहर से कुछ शोर सुनाई दिया। कंपाउंड में पेड़ के नीचे बिखर कर बैठे लोगों में 4 नए चेहरे आ शामिल हुए थे। एक अधेड़ आदमी था जिसने अपनी पगड़ी जमीन पर बिछा ली थी और हाथ पीछा करके
टांगे फैलाकर उस पर बैठ गया। पगड़ी के सिरे की तरह उससे जरा बड़ी उम्र की एक स्त्री और जवान लड़की बैठी थी और उनके पास एक दुबला सा लड़का आसपास की हर चीज को घूरती नजर से देख रहा था। अधेड़ मर्द की फैली हुई टांगें पूरी तरह खुल गईं और आवाज इतनी ऊंची हो गई कि कंपाउंड से बाहर से भी कुछ लोगों का ध्यान उसकी तरफ खिंच गया। वह बोलता हुआ साथ साथ अपने घुटने पर हाथ मार रहा था। सरकार वक्त ले रही है। 10-5 साल में सरकार फैसला लेगी कि अर्जी मंजूर होनी चाहिए या नहीं। सालों, यमराज भी हमारा वक्त गिन रहा है। इधर वह वक्त पूरा होगा और इधर तुमसे पता चलेगा कि हमारी अर्जी मंजूर हो गई। चपरासी की टांगें जमीन पर पुख्ता हो गईं और वह सीधा खड़ा हो गया। कंपाउंड में बिखर कर बैठे और लेटे हुए लोग अपनी अपनी जगह पर कस गए। कई लोग उस पेड़ के पास आकर जमा हो गए। 2 साल से अर्जी दे रखी है कि सालों, जमीन के नाम पर तुमने मुझे जो गड्ढा अलाट कर दिया उसकी जगह कोई दूसरी जमीन दो। मगर 2 साल में अर्जी यहाँ 2 कमरे ही नहीं पार कर पाई। वह आदमी जैसे एक मजमे में बैठकर तकरीर करने लगा। इस कमरे से उस कमरे में अर्जी जाने में वक्त लगता है, इस मेज से उस मेज तक जाने में भी वक्त लगता है। सरकार वक्त ले रही है। लो, मैं आज आ गया हूँ। आज यहीं पर अपना सारा घर बार लेकर ले लो जितना वक्त तुम्हें लेना है। 7 साल की भूखमरी के बाद सालों ने जमीन दी है मुझे, 100 मरले का गट्ठा। उसमें क्या मैं बाप दादों की अस्थियां गाड़ूंगा? अर्जी दी थी कि मुझे 100 मरले की जगह 50 मरले की जगह दे दो, लेकिन जमीन तो दो। मगर अर्जी 2 साल से वक्त ले रही है। मैं भूखा मर रहा हूँ और अर्जी वक्त ले रही है। चपरासी अपने हथियार लिए हुए आगे आया, माथे पर त्योरियां और आंखों में क्रोध। आसपास की भीड़ को हटाता हुआ उसके पास आ गया। ए मिस्टर, चल यहाँ से बाहर। उसने हथियारों की पूरी चोट के साथ कहा। चलो मिस्टर, आज यहाँ से नहीं उठ सकता। वह आदमी अपनी टांगें और चौड़ी करके बोला। मिस्टर आज यहाँ का बादशाह है। पहले मिस्टर देश के बेताज बादशाहों को भी जय बोलता था, लेकिन अब वह किसी की जय नहीं बुलाता। अब वह खुद यहाँ का बादशाह है, बेताज बादशाह। उसे कोई लाज शर्म नहीं है। उस पर किसी का हुक्म नहीं चल सकता, समझे चपरासी बादशाह? अभी तुझे पता चल जाएगा कि तुझ पर किसी का हुक्म चलता है या नहीं। चपरासी बादशाह और गर्म हुआ। अभी पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाएगा तो तेरी सारी बादशाही निकल जाएगी। हा हा, बेदशाह, हंस पड़ा बादशाह। तेरी पुलिस तेरी बादशाही निकालेगी? तेरी पुलिस मेरी बादशाही निकालेगी? तू बुला ला पुलिस को। मैं पुलिस के सामने नंगा हो जाऊंगा और कहूंगा कि निकालो मेरी बादशाही। हम में से किस किस की बादशाही निकालेगी पुलिस? ये मेरे साथ 3 बादशाह और हैं। ये मेरे भाई की बेवा है, उस भाई की जिसे पाकिस्तान में टांगों से पकड़कर चीर दिया गया था। ये मेरे भाई का लड़का है जो अभी से तपेदिक का मरीज है, और ये मेरे भाई की लड़की है जो ब्याहने लायक हो गई है। इसकी बड़ी कुमारी बहन आज भी पाकिस्तान में है। आज मैंने इन सबको बादशाही दे दी है। तू ले आ जाकर अपनी बादशाही। पुलिस, जा इनकी बादशाही निकाल दें। कुत्ता साला। अंदर से कई एक बाबू निकलकर बाहर आ गए। कुत्ता साला सुनकर चपरासी आपे से बाहर हो आया। वह देश में उसे तैस में उसे बांह से पकड़कर घसीटने लगा। तुझे अभी पता चल जाता है कि कौन साला कुत्ता है। मैं तुझे मार मार कर। और उसने उसे अपने टूटे हुए बूट की एक ठोकर दी। स्त्री और लड़की सहम कर वहां से हट गई। लड़का एक तरफ खड़ा होकर रोने लगा। बाबू लोग भीड़ को हटाते हुए आगे बढ़ाए और उन्होंने चपरासी को उस आदमी के पास से हटा दिया। चपरासी फिर भी बड़बड़ाता रहा। कमीना आदमी, साला दफ्तर में आकर गाली देता है। मैं अभी तुझे दिखा देता। एक तुम ही नहीं, यहाँ तुम सब के सब कुत्ते हो। मैं भी कुत्ता हूँ। फर्क इतना है कि तुम लोग सरकार के कुत्ते हो। तुम हम लोगों की हड्डियाँ चूसते हो और सरकार की तरफ से भौंकते हो। मैं परमात्मा का कुत्ता हूँ। उसकी दी हुई हवा खाकर जीता हूँ। उसकी तरफ से भौंकता हूँ। उसका घर इंसाफ का घर है। मैं उसके घर की रखवाली करता हूँ। तुम सब उसके इंसाफ की दौलत के लुटेरे हो। तुम सब भौंकना, तुम पर भौंकना मेरा फर्ज है, मेरे मालिक का फरमान है। मेरा तुमसे असली बैर है। कुत्ते का बैरी कुत्ता ही होता है। तुम मेरे दुश्मन हो, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। मैं अकेला हूँ, इसलिए तुम सब मिलकर मुझे मारो, मुझे यहाँ से निकाल दो, लेकिन मैं फिर भी भौंकता रहूँगा।
तुम मेरा भौंकना बंद नहीं कर सकते। मेरे अंदर मेरे मालिक का नूर है, मेरे वाहेगुरु का तेज है। मुझे जहाँ बंद कर दोगे मैं वहाँ भौंकूंगा और भौंक भौंक कर तुम सबके कान फोड़ दूंगा। साले आदमी के कुत्ते, जूठी हड्डी पर मरने वाले कुत्ते, तुम हिला हिला कर जीने वाले कुत्ते। बाबा जी बस करो, एक बाबू हाथ जोड़कर बोला। हम लोगों पर रहम खाओ और अपनी यह संतवानी बंद करो बाबा। बताओ तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा केस क्या है? मेरा नाम है 1226/7। मेरे माँ बाप का दिया नाम खा लिया कुत्तों ने, अब यही नाम है जो तुम्हारे दफ्तर का दिया हुआ है। मैं 1226/7 हूँ, मेरा और कोई नाम नहीं। मेरा यह नाम याद कर लो, अपनी डायरी में लिख लो, वाहेगुरु का कुत्ता 1226/7। बाबा जी आज जाओ, कल या परसों आना। तुम्हारी अर्जी की कार्यवाही तकरीबन पूरी हो चुकी है। तकरीबन पूरी हो चुकी है और मैं खुद भी तकरीबन पूरा हो चुका हूँ। अब देखना यह है कि पहले कार्यवाही पूरी होती कि पहले मैं पूरा होता हूँ। एक तरफ सरकार का हुनर है और दूसरी तरफ परमात्मा का हुनर है। तुम्हारा तकरीबन अभी दफ्तर में ही रहेगा और मेरा तकरीबन कफन में पहुँच जाएगा। सालों ने सारी पढ़ाई खर्च करके 2 लफ्ज़ इजाद कर लिए, शायद और तकरीबन। शायद आपके कागज़ ऊपर चले गए हैं। तकरीबन कार्यवाही पूरी हो चुकी है। शायद से निकालो और तकरीबन में डाल दो, तकरीबन से निकालो और शायद में गर्क कर दो। तकरीबन 3-4 महीने में तहकीकात होगी, शायद महीने 2 महीने में रिपोर्ट आ जाएगी। मैं आज शायद और तकरीबन दोनों घर छोड़ आया हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ और यहीं बैठा रहूँगा। मेरा काम होना है तो आज ही होगा और अभी होगा। तुम्हारे शायद और तकरीबन ये गाहक ये सब खड़े हैं, ये दिल लगी इनसे करो। बाबू लोग अपनी सद्भावना के प्रयास से निराश होकर एक एक करके अंदर लौटने लगे। बैठा है, बैठा रहने दो, बकता है, बकने दो, साला बदमाशी से काम निकालना चाहता है। लेट हिम बार्क हिमसेल्फ टू दैट। बाबुओं के साथ चपरासी भी बड़बड़ाता हुआ अपने स्टूल पर लौट आया। मैं साले के दांत तोड़ देता। अब बाबू लोग हाकिम हैं और हाकिमों का कहना मानना पड़ता है, वरना अबे साले बाबा शांति से काम ले। यहाँ मिन्नत चलती है, पैसा चलता है, धौंस नहीं चलती। भीड़ में से कोई उसको कहने लगा। वह आदमी उठकर खड़ा हो गया। मगर परमात्मा का हुक्म हर जगह चलता है। वह अपनी कमीज उतारता हुआ बोला और परमात्मा के हुक्म से आज बेताज बादशाह नंगा होकर कमिश्नर साहब के कमरे में जाएगा। आज वह नंगी पीठ पर साहब के डंडे खाएगा। आज वह बूटों की ठोकरें खाकर प्राण देगा, लेकिन वह किसी और की मिन्नत नहीं करेगा, किसी को पैसा नहीं चढ़ाएगा, किसी की पूजा नहीं करेगा। जो वाहेगुरु की पूजा करता है वह और किसी की पूजा नहीं कर सकता। तो वाहेगुरु का नाम लेकर और इससे पहले वह अपने कहे को किए में परिणत करता। 2-1 आदमियों ने बढ़कर तहमत की गांठ पर रखे उसके हाथ को पकड़ लिया। बेताज बादशाह अपना हाथ छुड़ाने के लिए संघर्ष करने लगा। मुझे जाकर पूछने दो, क्या महात्मा गांधी ने इसलिए उन्हें आज़ादी दिलाई थी कि ये आज़ादी के साथ इस तरह संभोग करें, उसकी मिट्टी खराब करें, उसके नाम पर कलंक लगाएं, उसे टके टके की फाइलों में बांध कर जलील करें, लोगों के दिलों में उसके लिए नफरत पैदा करें? इंसान के तन पर कपड़े देखकर बात इन लोगों की समझ में नहीं आती। शर्म तो उसे होती है जो इंसान हो। मैं तो आप कहता हूँ कि मैं इंसान नहीं, कुत्ता हूँ, परमात्मा का कुत्ता। सहसा भीड़ में एक दहशत सी फैल गई। कमिश्नर साहब अपने कमरे से बाहर निकल आए। वे माथे की त्योरियां और चेहरे की झुर्रियों को गहरा किए भीड़ के बीच में आ गए। क्या बात है, क्या चाहते हो तुम? आपसे मिलना चाहता हूँ साहब। वह आदमी घूरता हुआ बोला। 100 मरले का एक गट्ठा मेरे नाम अलाट हुआ है। गट्ठा आपको वापस करना चाहता हूँ ताकि सरकार उसमें एक तालाब बनवा दे और अफसर लोग शाम को वहाँ जाकर मछलियाँ मारा करें, या उस गड्ढे में सरकार एक तहखाना बनवा दे और मेरे जैसे सारे कुत्तों को उसमें बंद कर दे। ज़्यादा बकबक मत करो और अपना केस लेकर मेरे पास आओ। मेरा केस मेरे पास नहीं है साहब, 2 साल से सरकार के पास है, आपके पास है। मेरे पास अपना शरीर और 2 कपड़े हैं। 4 दिन बाद ये भी नहीं रहेंगे, इसलिए इन्हें भी आज ही उतार दे रहा हूँ। इसके बाद सिर्फ 1226/7 रह जाएगा। 1226/7 को मार मार कर परमात्मा के हुजूर में भेज दिया जाएगा। ये बकवास बंद करो और मेरे साथ अंदर आओ। और कमिश्नर साहब अपने कमरे में वापस चले गए। वह आदमी भी अपनी कमीज़ कंधे पर रखकर
उस कमरे की तरफ चल दिया। 2 साल चक्कर लगाता रहा, किसी ने बात नहीं सुनी। खुशामतें करता रहा, किसी ने बात नहीं सुनी। वास्ते देता रहा, किसी ने बात नहीं सुनी। चपरासी ने उसके लिए चीख उठा ली और वह कमिश्नर साहब के कमरे में दाखिल हो गया। घंटी बजी, फाइलें हिली, बाबुओं की बुलाहट हुई और आधे घंटे के बाद बेताज बादशाह मुस्कुराता हुआ बाहर निकल आया। उत्सुक आंखों की भीड़ ने उसे आते देखा तो वह फिर बोलने लगा, चूहों की तरह बिटर बिटर करने से कुछ नहीं होता। भौंको भौंको, सबके सब भौंको, अपने आप सालों के कान फट जाएंगे। भौंको कुत्तों, भौंको। उसकी भौजाई दोनों बच्चों के साथ गेट पर खड़ी इंतजार कर रही थी। लड़के और लड़की के कंधों पर हाथ रखते हुए बस सचमुच बादशाह की तरह सड़क पर चलने लगा। हयादार हो तो 16 साल मुंह लटकाए खड़े रहो, अर्जियां टाइप कराओ, नल का पानी पियो, सरकार वक्त ले रही है, नहीं तो बेहया बनो, बेहयाई 1000 बरकत है। वह सहसा रुका और जोर से हंसा, यारों बेहयाई 1000 बरकत है। उसके चले जाने के बाद कंपाउंड में और आसपास मातमी वातावरण पहले से और गहरा हो गया। भीड़ धीरे धीरे खिसक कर अपनी जगहों पर चली गई। चपरासी की टांगें फिर स्टूल पर झूलने लगीं। सामने के कैंटीन का लड़का बाबुओं के कमरे में एक सेट चाय ले आया। आरजी नवीस की मशीनें फिर चलने लगीं और टिक टिक की आवाज़ के साथ उसका लड़का अपना सबक दोहराने लगा। PEN पेन, पेन माने कलम, HEN हैन, हैन माने मुर्गी, DEN डेन, डेन माने अंधेरी गुफा।